तुम्हारा माइंड तुम्हें परेशान कर रहा है, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें इसका पता भी नहीं चलता। हर दिन तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानी की वजह पैसा है, रिश्ते हैं, काम है, लोग हैं या तुम्हारी जिंदगी की कोई सिचुएशन है। लेकिन अगर असली प्रॉब्लम इनमें से कुछ भी ना हो तो, अगर प्रॉब्लम तुम्हारी सिचुएशन नहीं बल्कि उस सिचुएशन के बारे में तुम्हारा माइंड जो कुछ बोलता है वो हो तो, जरा खुद से पूछो, रात को जब सब शांत हो जाता है तब तुम्हारा माइंड अचानक पुरानी बातें क्यों याद दिलाने लगता है? 5 साल पहले किसी ने क्या कहा था? कल क्या होगा? अगर ये गलत हो गया तो? अगर वो इंसान छोड़कर चला गया तो? अगर मैं फेल हो गया तो? और फिर तुम एक ऐसी लड़ाई लड़ने लगते हो जो इस वक्त तुम्हारे सामने है ही नहीं। अब सवाल है, तुम्हें परेशान कौन कर रहा है? दुनिया या तुम्हारा अपना माइंड? और अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें अपने माइंड को बंद करने की जरूरत ही नहीं है, तो तुम्हें बस एक चीज समझनी है, तुम अपने थॉट्स नहीं हो। यही वो बात है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को देखने का तरीका बदल सकती है। आज हम द पावर ऑफ नाउ की मदद से समझेंगे कि तुम्हारा माइंड कैसे तुम्हें पास्ट के दर्द और फ्यूचर के डर में फंसाकर प्रेजेंट मोमेंट से दूर करता है। ईगो तुम्हारी छोटी प्रॉब्लम को बड़ी कहानी कैसे बना देता है और पेन से भागने की कोशिश आखिर उसी पेन को और पावरफुल क्यों बना देती है। लेकिन रुको, सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर थॉट्स तुम्हारे नहीं हैं तो फिर उन्हें सोच कौन रहा है? और अगर तुम अपने माइंड को बाहर से देख सकते हो तो तुम्हारी असली आइडेंटिटी आखिर है क्या? यही सवाल इस पूरी जर्नी को बदल देगा। सोचो, अगर कल की चिंता आज तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकती तो तुम आज की खुशी कल के डर के नाम क्यों कर रहे हो? अगर पास्ट वापस आकर खुद को बदल नहीं सकता तो तुम बार बार उसी कमरे में जाकर पुराने दर्द को क्यों जी रहे हो? और अगर तुम्हारे पास सिर्फ यही मोमेंट है तो तुम इस मोमेंट में जी क्यों नहीं रहे? शायद तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ गलत नहीं है। शायद तुम्हारा माइंड हर चीज को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। और यहीं पर द पावर ऑफ नाउ का सबसे पावरफुल लेसन शुरू होता है। लेकिन एक ट्विस्ट है, सिर्फ प्रेजेंट में जियो सुन लेने से जिंदगी नहीं बदलती। तुम्हें समझना पड़ेगा कि माइंड तुम्हें प्रेजेंट से बाहर कैसे खींचता है, ईगो तुम्हें बार बार अपनी कहानी में कैसे फंसाता है और तुम्हारे अंदर जमा पेन तुम्हारे डिसीजंस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। इस वीडियो के हर चैप्टर के साथ तुम अपने माइंड को एक नए एंगल से देखोगे और हो सकता है चैप्टर खत्म होने तक तुम्हें एहसास हो जाए कि जिस चीज से तुम इतने सालों से लड़ रहे थे वो दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर चल रही एक कहानी थी। लेकिन सबसे बड़ा सीक्रेट हम आखिर के लिए बचा कर रखेंगे, क्योंकि वहां तुम्हें समझ आएगा कि नाव में जीना सिर्फ खुश रहने की टेक्निक नहीं है, ये अपने पूरे जीवन को देखने का नया तरीका है। और शायद यही वो नॉलेज है जो तुम्हें ओवरथिंकिंग, अननेसेसरी फियर और लगातार चलती मेंटल नॉइज से बाहर निकलने की शुरुआत दे सकती है। अगर इस वक्त तुम्हारे माइंड में भी हजारों थॉट्स चल रहे हैं तो कमेंट में लिखो, माई माइंड डज नॉट कंट्रोल मी। देखते हैं कितने लोग आज पहली बार अपने माइंड को ऑब्जर्व करने का फैसला करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और मनीपीडिया को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज हम सिर्फ एक बुक का समरी नहीं देखने वाले। आज हम उस चीज को समझने वाले हैं जो हर सुबह तुम्हारे साथ उठती है, हर रात तुम्हारे साथ सोती है और हर दिन तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन तय करने की कोशिश करती है, तुम्हारा माइंड। तो तैयार हो, क्योंकि पहला सवाल बहुत सिंपल है। अगर तुम्हारा माइंड तुम्हें परेशान कर रहा है तो आखिर माइंड को परेशान कौन कर रहा है? चैप्टर 1, योर माइंड इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि बाहर सब ठीक है फिर भी अंदर शांति नहीं है? तुम अपने कमरे में अकेले बैठे हो, कोई तुमसे कुछ नहीं कह रहा, कोई प्रॉब्लम सामने नहीं है, फिर भी माइंड में 10 साल पुरानी बात चल रही है। किसी ने क्या कहा था, तुमने क्या गलती की थी, कल क्या होने वाला है, और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा मूड बदल जाता है। अब सवाल है, जब इस समय कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो तुम्हें परेशान कौन कर रहा है? जवाब है तुम्हारा माइंड। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, माइंड तुम्हारा दुश्मन नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम माइंड की हर बात को सच मान लेते हो। तुम्हारा माइंड एक रेडियो स्टेशन की तरह है,
वह लगातार कुछ न कुछ ब्रॉडकास्ट करता रहता है। कभी फियर, कभी कंपैरिजन, कभी रिग्रेट, कभी फ्यूचर की प्लानिंग, और तुम बिना चेक किए हर आवाज को अपनी रियलिटी मान लेते हो। यही वजह है कि एक छोटी सी बात तुम्हारे पूरे दिन का मूड खराब कर सकती है। किसी ने तुम्हें मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, माइंड तुरंत कहानी बना देता है। शायद वो नाराज है, शायद उसे मेरी परवाह नहीं, शायद मैंने कुछ गलत किया। ध्यान दो, हुआ सिर्फ इतना कि रिप्लाई नहीं आया, बाकी पूरी कहानी माइंड ने बनाई और तुम उस कहानी के कारण परेशान हो गए। यहीं पर द पावर ऑफ नाउ का एक पावरफुल आइडिया सामने आता है। तुम्हारे थॉट्स और तुम्हारे बीच एक दूरी हो सकती है, लेकिन कैसे? अगली बार जब माइंड में कोई थॉट आए, तुरंत उसके साथ मत बहो, बस उसे देखो। जैसे आसमान में बादल गुजरता है, तुम बादल नहीं हो, तुम उसे देख रहे हो। उसी तरह थॉट भी तुम नहीं हो, तुम उसे नोटिस कर सकते हो। अब सोचो, अगर तुम अपने थॉट को देख सकते हो तो देखने वाला कौन है? यही सवाल तुम्हें माइंड के बाहर एक नई जगह तक ले जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग यहां गलती करते हैं। वे माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मुझे नेगेटिव नहीं सोचना, मुझे ओवरथिंक नहीं करना, मुझे डरना नहीं है। और जितना वे थॉट को दबाते हैं, उतना ही माइंड उसके बारे में सोचता रहता है। जैसे किसी से कहा जाए, इस कमरे में हाथी के बारे में मत सोचना। अब सबसे पहले क्या याद आया? हाथी। इसलिए सॉल्यूशन थॉट से युद्ध करना नहीं है, सॉल्यूशन है उन्हें पहचानना। जब तुम कहते हो मेरे माइंड में डर का थॉट आ रहा है, तो तुम और तुम्हारा थॉट अलग हो जाते हो। लेकिन जब तुम कहते हो मैं डर गया हूं, सब खराब होने वाला है, तब तुम थॉट के अंदर चले जाते हो। यही छोटा सा डिफरेंस तुम्हारी मेंटल लाइफ बदल सकता है। अब अपने जीवन की किसी ऐसी सिचुएशन को याद करो जिसने तुम्हें बहुत परेशान किया था। सिचुएशन वही थी, लेकिन अगर आज तुम उसे याद करो और पहले जितना दर्द महसूस नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है? सिचुएशन बदली या तुम्हारी कहानी बदल गई? यही हिडन ट्रूथ है। अक्सर हमें घटना से ज्यादा उसकी मेंटल स्टोरी परेशान करती है, और जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हो, तो माइंड की बनाई हुई बहुत सी कहानियों की पावर कम होने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स मैजिकली गायब हो जाएंगी। इसका मतलब है कि तुम प्रॉब्लम और उसके बारे में अपने माइंड की कहानी के बीच फर्क देखना शुरू कर दोगे। यही पहला आइडेंटिटी शिफ्ट है। तुम अपने माइंड के गुलाम नहीं हो, तुम अपने थॉट्स को देख सकते हो। और जिस दिन तुमने अपने थॉट्स को देखना शुरू किया, उसी दिन माइंड की पकड़ थोड़ी कमजोर होने लगती है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, अगर माइंड हमें पास्ट और फ्यूचर में ले जाकर प्रेजेंट से दूर करता है, तो आखिर ऐसा क्यों करता है? और क्या होगा अगर तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा उस जगह खर्च हो रहा हो जहां तुम इस वक्त मौजूद ही नहीं हो? यही हमें अगले चैप्टर में ले जाएगा, जहां हम समझेंगे कि पास्ट और फ्यूचर कैसे तुम्हारा प्रेजेंट चुरा रहे हैं। चैप्टर 2, पास्ट फ्यूचर आर स्टीलिंग योर प्रेजेंट। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारा शरीर आज में होता है, लेकिन तुम्हारा माइंड कहीं और? तुम सुबह उठते हो, कमरे में होते हो, फोन हाथ में होता है, लेकिन दिमाग कल की मीटिंग में चला जाता है। फिर अचानक 10 साल पुरानी कोई बात याद आ जाती है। फिर फ्यूचर की चिंता शुरू हो जाती है, और देखते ही देखते सुबह का 1 घंटा निकल जाता है। अब सवाल है, अगर जिंदगी सिर्फ इसी पल में हो रही है, तो तुम्हारा माइंड बार बार पास्ट और फ्यूचर में क्यों भागता है? क्योंकि माइंड को कहानी चाहिए। पास्ट उसे मेमोरीज देता है, फ्यूचर उसे पॉसिबिलिटीज देता है, और दोनों के बीच माइंड तुम्हें लगातार सोचते रहने का रीजन देता रहता है। लेकिन यहां असली प्रॉब्लम शुरू होती है। पास्ट में जाकर तुम कुछ बदल नहीं सकते, फ्यूचर में जाकर तुम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर भी तुम्हारी मेंटल एनर्जी का बड़ा हिस्सा इन्हीं दोनों जगहों पर खर्च होता रहता है। सोचो, अगर किसी ने तुम्हें 3 साल पहले हर्ट किया था, तो क्या आज बार बार उस घटना को रिप्ले करने से वो इंसान बदल जाएगा? नहीं। क्या तुम्हारा पास्ट बदल जाएगा? नहीं। फिर तुम उसी सीन को अपने माइंड में बार बार क्यों चला रहे हो? क्योंकि माइंड कहता है, अगर मैं इसे और समझूंगा तो शायद मुझे आंसर मिल जाएगा। लेकिन कई बार आंसर नहीं मिलता, सिर्फ वही पेन दोबारा मिलता है। और फ्यूचर का खेल और भी इंटरेस्टिंग है। अगर ऐसा हो गया तो? अगर मैं फेल हो गया तो?
अगर पैसे खत्म हो गए तो? अगर वो मुझे छोड़ गया तो? ध्यान दो, इनमें से ज्यादातर चीजें अभी हुई ही नहीं हैं। फिर भी तुम्हारा शरीर उस थॉट को रियल समझकर स्ट्रेस महसूस कर सकता है। यही वजह है कि एक इमेजिन्ड फ्यूचर भी आज के मोमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फ्यूचर की प्लानिंग गलत है। प्लानिंग जरूरी है। प्रॉब्लम तब है जब प्लानिंग धीरे धीरे वरीइंग बन जाए। एक हेल्थी माइंड कहता है, कल के लिए क्या करना है। एक रेस्टलेस माइंड पूछता रहता है, अगर सब खराब हो गया तो? फर्क छोटा है, लेकिन असर बहुत बड़ा है। अब एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करो। अपने आसपास देखो। तुम जहां बैठे हो, वहां कितनी चीजें अभी तुम्हें सच में थ्रेटन कर रही हैं? शायद कुछ भी नहीं, लेकिन माइंड फिर भी किसी पुराने दर्द या आने वाले खतरे को पकड़ सकता है। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट तुम्हारा एस्केप नहीं है, ये तुम्हारा रियलिटी चेक है। जब तुम प्रेजेंट में लौटते हो, तुम देखते हो, इस मोमेंट में मैं ठीक हूं। प्रॉब्लम अगर है तो मैं उसे अभी हैंडल कर सकता हूं। यही अवेयरनेस तुम्हें अननेसेसरी मेंटल नॉइज से अलग करती है। इमेजिन करो तुम्हारा माइंड एक ट्रेन है। हर थॉट एक अलग कोच है। पास्ट एक ट्रेन है, फ्यूचर दूसरी ट्रेन। अगर तुम हर ट्रेन में बैठते जाओगे तो तुम अपनी डेस्टिनेशन भूल जाओगे। लेकिन अगर तुम प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ट्रेन्स को आते जाते देखना सीख जाओ तो तुम्हारे पास चॉइस वापस आ जाती है। यही पावर ऑफ नाउ की दिशा है। पास्ट से सीखो, लेकिन उसमें मत रहो। फ्यूचर की तैयारी करो, लेकिन उसमें मत खो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास एक्शन लेने की असली पावर सिर्फ प्रेजेंट में है। आज तुम किसी से बात कर सकते हो। आज तुम एक डिसीजन ले सकते हो। आज तुम पहला कदम उठा सकते हो। कल नहीं, पिछले साल नहीं, सिर्फ अब। और यही तुम्हारा आइडेंटिटी शिफ्ट है। तुम पास्ट के प्रिजनर नहीं हो और फ्यूचर के हॉस्टेज भी नहीं। तुम उस मोमेंट में वापस आ सकते हो जहां तुम्हारी जिंदगी वास्तव में हो रही है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल है। अगर तुम पास्ट और फ्यूचर से बाहर आ भी गए तो माइंड की आवाज फिर भी अंदर चलती रहेगी। तो क्या हर थॉट को सच मानना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। अगला चैप्टर तुम्हें एक ऐसी स्किल दिखाएगा जो तुम्हें अपने थॉट्स से अलग खड़े होकर उन्हें देखने की ताकत दे सकती है। और शायद यहीं से तुम्हें पहली बार समझ आएगा कि तुम्हारा माइंड कुछ कह रहा है और तुम्हारे अंदर कोई उसे सुन भी रहा है। चैप्टर 3, वॉच योर थॉट्स, डोंट बिलीव देम। क्या हर थॉट जो तुम्हारे माइंड में आता है सच होता है? अगर तुम्हारा माइंड कहे तुम ये नहीं कर सकते, तो क्या सच में तुम नहीं कर सकते? अगर माइंड कहे सब तुम्हारे खिलाफ हैं, तो क्या सच में पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है? और अगर माइंड कहे अब बहुत देर हो चुकी है, तो क्या सच में तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी है? यहीं पर एक बेहद पावरफुल डिफरेंस समझना जरूरी है। थॉट आना और थॉट का सच होना दोनों अलग चीजें हैं। तुम्हारा माइंड दिन भर हजारों थॉट्स पैदा कर सकता है। कुछ यूजफुल होंगे, कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस से आएंगे, कुछ फियर से, कुछ इमेजिनेशन से। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तब होती है जब तुम हर थॉट को अपना आदेश समझ लेते हो। इमेजिन करो तुम्हारा माइंड एक सिनेमा स्क्रीन है। स्क्रीन पर लगातार सीन्स बदल रहे हैं। कभी सक्सेस, कभी फेलियर, कभी प्यार, कभी रिजेक्शन, कभी डर। अब सोचो, अगर तुम हर सीन को अपनी रियलिटी समझकर उसमें कूद जाओ तो क्या होगा? तुम हर घंटे अपना इमोशनल स्टेट बदलते रहोगे। किसी ने तारीफ की, तुम खुश। किसी ने इग्नोर किया, तुम टूट गए। किसी ने क्रिटिसिज्म किया, तुम पूरा दिन सोचते रहे। लेकिन अगर तुम सिर्फ स्क्रीन को ऑब्जर्व करो तो धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि सीन बदल रहा है, लेकिन देखने वाला वही है। यही अवेयरनेस तुम्हें अपने थॉट से एक छोटी सी दूरी देती है। अब अगली बार जब माइंड कहे मैं बहुत परेशान हूं, तुरंत मत बोलो हां मैं परेशान हूं। बस कहो मेरे माइंड में परेशानी का थॉट चल रहा है। सुनने में छोटा डिफरेंस है, लेकिन यही डिफरेंस तुम्हें थॉट के अंदर से बाहर खड़ा कर सकता है, क्योंकि अब तुम थॉट नहीं हो, तुम उसे नोटिस कर रहे हो। इसे ऐसे समझो, समुद्र में लहरें लगातार उठती हैं, कभी छोटी, कभी बहुत बड़ी। अगर तुम खुद को लहर समझोगे तो हर लहर तुम्हें ऊपर नीचे करेगी। लेकिन अगर तुम खुद को समुद्र समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि लहरें आती हैं और चली जाती हैं। तुम्हारे थॉट्स भी ऐसे ही हैं। कोई थॉट हमेशा नहीं रहता। फिर भी हम टेम्पोरेरी थॉट को परमानेंट ट्रूथ बना देते हैं।
मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होगा, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ध्यान दो, ये फैक्ट्स नहीं हैं, ये माइंड की प्रिडिक्शंस हैं, और प्रिडिक्शन को रियलिटी मान लेना ही अननेसेसरी सफरिंग पैदा करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें नेगेटिव थॉट्स को फोर्सफुली हटाना है। नहीं, उन्हें देखो, उन्हें समझो और उन्हें गुजरने दो। जैसे आसमान बादलों को रोकता नहीं, बादल आते हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर चले जाते हैं। तुम्हारा माइंड भी ऐसा ही है। जब कोई थॉट आए, उससे लड़ने की जगह पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा माइंड मुझे एक स्टोरी सुना रहा है? यही सवाल तुम्हारे अंदर स्पेस पैदा करता है, और उसी स्पेस में चॉइस पैदा होती है। पहले थॉट आता था और तुम तुरंत रिएक्ट करते थे। अब थॉट आएगा, तुम उसे देखोगे, फिर डिसाइड करोगे कि रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। यही इमोशनल फ्रीडम की शुरुआत है। लेकिन यहां एक और रहस्य है। कई बार कुछ थॉट सिर्फ थॉट्स नहीं होते, वे पुराने इमोशनल पेन से जुड़े होते हैं। कुछ सिचुएशंस तुम्हारे अंदर ऐसी फीलिंग्स एक्टिवेट कर देती हैं जिन्हें तुमने पूरी तरह प्रोसेस नहीं किया। फिर वही पेन तुम्हारे रिएक्शंस को कंट्रोल करने लगता है। और यहीं से हमारी अगली जर्नी शुरू होती है, क्योंकि सवाल अब यह नहीं है कि थॉट को कैसे रोका जाए। सवाल है, उस दर्द का क्या किया जाए जो थॉट के पीछे छिपा है। अगर तुम पेन से भागते रहोगे तो क्या वह सच में चला जाएगा, या हर बार किसी नए रूप में वापस आएगा? अगले चैप्टर में हम इसी हिडन पेन का सामना करेंगे और समझेंगे कि स्टॉप रनिंग फ्रॉम पेन क्यों तुम्हारी इनर फ्रीडम की सबसे मुश्किल लेकिन सबसे पावरफुल शुरुआत हो सकती है। चैप्टर 4, स्टॉप रनिंग फ्रॉम पेन। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब अंदर दर्द होता है तो तुम तुरंत किसी चीज में खुद को बिजी कर लेते हो? फोन उठा लिया, म्यूजिक चला दिया, किसी से बात करने लगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगे, काम में खुद को इतना डुबो दिया कि सोचने का समय ही न मिले। लेकिन रात को जैसे ही सब शांत होता है, वही फीलिंग वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि तुम दर्द से दूर भाग सकते हो, लेकिन खुद से दूर नहीं भाग सकते। और यहीं पर द पावर ऑफ नाउ का एक अनकंफर्टेबल लेकिन पावरफुल ट्रूथ सामने आता है। जिस पेन को तुम समझे बिना दबाते हो, वही बार बार तुम्हारी जिंदगी में अपना रास्ता खोज लेता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे हाथ में चोट लगी हो और तुम उस पर सिर्फ कपड़ा डाल दो, तो क्या चोट ठीक हो जाएगी? बाहर से दिखाई नहीं देगी, लेकिन अंदर हीलिंग फिर भी जरूरी होगी। इमोशनल पेन भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। किसी ने तुम्हें रिजेक्ट किया, किसी रिश्ते ने तुम्हें हर्ट किया, तुम फेल हुए, तुम्हें किसी ने धोखा दिया। तुमने उस दर्द को महसूस करने के बजाय खुद से कहा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदर एक कहानी जमा होती जाती है। फिर एक दिन कोई छोटी सी बात उसी पुराने दर्द को एक्टिवेट कर देती है, और तुम्हारा रिएक्शन जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है। तुम सोचते हो, मैं इतना एंग्री क्यों हो गया? क्योंकि शायद तुम सिर्फ आज की घटना पर रिएक्ट नहीं कर रहे थे, तुम्हारे अंदर पुराना इमोशनल बैगेज भी रिएक्ट कर रहा था। लेकिन यहां एक जरूरी बात है, पेन को ऑब्जर्व करने का मतलब पेन में डूब जाना नहीं है। इसका मतलब है उसे पहचानना। जैसे तुम अपने कमरे में अंधेरे में बैठो और अचानक लाइट ऑन कर दो। चीजें पहले से कमरे में थीं, लाइट ने उन्हें बनाया नहीं, उसने सिर्फ उन्हें दिखाया। अवेयरनेस भी ऐसी ही लाइट है। जब कोई पेनफुल इमोशन उठे, तुरंत उससे भागने के बजाय कुछ सेकंड्स रुककर पूछो, अभी मेरे अंदर क्या हो रहा है? एंगर है, फियर है, सैडनेस है, रिजेक्शन का फीलिंग है? बस उसे नोटिस करो, बिना खुद को जज किए। क्योंकि जैसे ही तुम इमोशन को पहचानते हो, तुम उससे थोड़ा अलग हो जाते हो। अब तुम इमोशन नहीं रहे, तुम इमोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। यही प्रेजेंट मोमेंट की पावर है। लेकिन हमारा ईगो अक्सर कहता है, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? मेरे साथ ही क्यों? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और फिर पेन के ऊपर एक और लेयर बन जाती है, स्टोरी की। इवेंट एक बार हुआ था, लेकिन माइंड उसे 100 बार रिप्ले कर देता है। यही सफरिंग को लंबा कर सकता है। इसलिए कई बार हीलिंग का पहला स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं, बल्कि उस मोमेंट में मौजूद रहना होता है। अपने इमोशन को जगह देना, उसे बिना जजमेंट महसूस करना।
इसका मतलब यह नहीं कि हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करके कुछ करना ही नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम प्रैक्टिकल एक्शन मांगती है तो एक्शन लो, लेकिन एक्शन क्लैरिटी से लो, पैनिक से नहीं। यही फर्क तुम्हें रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है। इमेजिन करो तुम्हारे अंदर एक स्टॉर्म चल रहा है। पहले तुम स्टॉर्म को रोकने के लिए लड़ते थे, अब तुम लाइट हाउस बन जाते हो। स्टॉर्म आता है, तेज होता है, फिर धीरे धीरे गुजर जाता है। लाइट हाउस स्टॉर्म को कंट्रोल नहीं करता, बस खुद अपनी जगह खड़ा रहता है। यही तुम्हारी नई आइडेंटिटी हो सकती है। मैं अपनी फीलिंग्स को दबाने वाला इंसान नहीं हूं। मैं उन्हें देख सकता हूं, समझ सकता हूं और उनके बावजूद कॉन्शियस चॉइस कर सकता हूं। लेकिन अब एक और गहरी परत सामने आती है। आखिर कौन है जो हर दर्द को मेरे साथ हुआ कहकर अपनी कहानी बना रहा है? कौन बार बार कहता है मैं सही हूं, उसने मुझे गलत समझा, मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मेरी इमेज ऐसी होनी चाहिए? यही है ईगो। और अगर तुमने ईगो का खेल समझ लिया तो शायद तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल कैसे करता है। अगला चैप्टर यहीं से शुरू होगा। अंडरस्टैंड योर ईगो, कंट्रोल योर माइंड। चैप्टर 5, अंडरस्टैंड योर ईगो, कंट्रोल योर माइंड। क्या तुम्हें कभी किसी की एक छोटी सी बात ने घंटों परेशान किया है? किसी ने तुम्हारी बात नहीं मानी, किसी ने तुम्हें इग्नोर कर दिया, किसी ने तुम्हारी गलती बता दी। बाहर से घटना छोटी थी, लेकिन अंदर जैसे पूरा युद्ध शुरू हो गया। सवाल है, इतनी छोटी बात इतनी बड़ी क्यों लगने लगी? क्योंकि कई बार चोट सिचुएशन को नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी को लगती है। और यहीं से ईगो का खेल शुरू होता है। ईगो सिर्फ घमंड का नाम नहीं है। ईगो वह मेंटल इमेज है जो तुम्हारे माइंड ने तुम्हारे बारे में बना रखी है। मैं ऐसा इंसान हूं, लोगों को मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं हमेशा सही होता हूं, मुझे हारना पसंद नहीं, मुझे कमजोर नहीं दिखना। अब जैसे ही कोई उस इमेज को चैलेंज करता है, माइंड उसे थ्रेट की तरह देख सकता है। किसी ने तुम्हें क्रिटिसाइज किया और तुम्हारे अंदर तुरंत रिएक्शन आया, उसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन अगर तुम एक सेकंड रुककर पूछो, मुझे इतनी परेशानी किस बात से हुई, तो शायद तुम्हें पता चले कि बात सिर्फ क्रिटिसिज्म की नहीं थी। बात तुम्हारी उस इमेज की थी जिसे तुम बचाना चाहते थे। इमेजिन करो, तुम्हारे सामने एक इनविजिबल मिरर है। तुम उसमें अपनी एक परफेक्ट इमेज देखते हो। ईगो उस इमेज को हर कीमत पर बचाना चाहता है। कोई तारीफ करता है, इमेज मजबूत होती है। कोई इंसल्ट करता है, इमेज हिलती है। फिर माइंड तुरंत डिफेंस मोड में चला जाता है। आर्ग्यूमेंट, एंगर, जस्टिफिकेशन, रिवेंज और कभी कभी साइलेंस भी। लेकिन अंदर कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। मैं उसे जवाब दूंगा, उसे पता चलेगा मैं कौन हूं। ध्यान दो, सामने वाला शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन तुम्हारा माइंड अभी भी उसी कॉन्वर्सेशन में फंसा हुआ है। यही ईगो का ट्रैप है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ देनी है। नहीं, ईगो और हेल्थी सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीजें हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है मैं अपनी बाउंड्रीज समझता हूं। ईगो कहता है मुझे हर हाल में प्रूव करना है कि मैं सही हूं। सेल्फ रिस्पेक्ट शांत हो सकती है। ईगो को अक्सर ऑडियंस चाहिए, उसे जीत चाहिए, उसे वैलिडेशन चाहिए। अब सवाल है, ईगो को कंट्रोल कैसे करें? उसे मारकर नहीं, उसे पहचान कर। अगली बार जब तुम्हें कोई ट्रिगर करे, तुरंत रिएक्शन देने के बजाय एक छोटा सा पॉज लो। खुद से पूछो, क्या मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं या अपनी इमेज डिफेंड कर रहा हूं? यह सवाल बहुत पावरफुल है, क्योंकि कई आर्ग्यूमेंट्स जीतने के बाद भी तुम्हें पीस नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि तुम्हारा गोल ट्रूथ नहीं था, तुम्हारा गोल जीतना था। और जीतने की जरूरत अक्सर ईगो से आती है। द पावर ऑफ नाउ तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में लौटने के लिए कहता है, क्योंकि ईगो ज्यादातर पास्ट और फ्यूचर की स्टोरी पर चलता है। उसने मेरे साथ पहले ऐसा किया था, मैं उसे आगे ऐसा नहीं करने दूंगा। लेकिन प्रेजेंट में लौटते ही तुम्हें सिर्फ एक फैक्ट दिखाई देता है, अभी क्या हो रहा है, और इसी क्लैरिटी में चॉइस पैदा होती है। अब इमेजिन करो, तुम्हारा माइंड एक बैटलफील्ड है। थॉट सोल्जर्स की तरह आते हैं। ईगो कमांडर बनकर कहता है लड़ो, लेकिन अवेयरनेस एक ऑब्जर्वर की तरह खड़ी रहती है और पूछती है क्या सच में यह लड़ाई जरूरी है? यही फर्क तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। हर बैटल तुम्हारी बैटल नहीं है,
हर क्रिटिसिज्म का जवाब जरूरी नहीं, हर इंसल्ट को कैरी करना जरूरी नहीं, हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ी विक्ट्री यह होती है कि तुम रिएक्शन की जगह अवेयरनेस चुनो। यही आइडेंटिटी शिफ्ट है। तुम्हें हर बार खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वैल्यू किसी आर्ग्यूमेंट, किसी ओपिनियन या किसी की अप्रूवल से तय नहीं होती। लेकिन अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बचता है। अगर माइंड को समझ लिया, पास्ट और फ्यूचर से दूरी बना ली, थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख लिया और ईगो का खेल भी पहचान लिया, तो आखिर इस पूरी जर्नी का डेस्टिनेशन क्या है? क्या सिर्फ प्रॉब्लम्स कम करना ही जिंदगी का उद्देश्य है? नहीं, असली डेस्टिनेशन है इस पल में पूरी तरह मौजूद होना। अगले और फाइनल चैप्टर में हम समझेंगे द पावर ऑफ नाउ का सबसे पावरफुल लेसन और क्यों तुम्हारी असली जिंदगी हमेशा उसी जगह इंतजार कर रही है जहां तुम अभी हो। चैप्टर 6, द पावर ऑफ नाउ। लाइफ एग्जिस्ट्स इन दिस मोमेंट। क्या होगा अगर तुम्हें पता चले कि जिस जिंदगी का तुम इतने समय से इंतजार कर रहे हो, वो जिंदगी फ्यूचर में नहीं बल्कि इसी मोमेंट में छिपी हुई है। तुम सोचते हो जब पैसे होंगे तब खुश रहूंगा, जब सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब पीस मिलेगी, जब मेरी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी तब मैं जिंदगी एंजॉय करूंगा। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर तुम्हारी हैप्पीनेस हमेशा किसी आने वाले दिन पर डिपेंड करेगी तो तुम आज कब जियोगे? यही द पावर ऑफ नाउ का सबसे पावरफुल लेसन है। जिंदगी हमेशा इसी पल में होती है। पास्ट सिर्फ मेमोरी है, फ्यूचर अभी आया ही नहीं। तुम्हारे पास एक्शन लेने, महसूस करने, प्यार करने, सीखने और बदलने की पावर सिर्फ नाउ में है। इमेजिन करो, तुम्हारे सामने एक दरवाजा है, उस दरवाजे के पीछे तुम्हारी पूरी जिंदगी है, लेकिन तुम दरवाजे के बाहर खड़े होकर पास्ट के पुराने सीन्स देख रहे हो और फ्यूचर के इमेजिनरी सीन्स बना रहे हो। दरवाजा खुला है, लेकिन तुम अंदर जा ही नहीं रहे। वह दरवाजा है प्रेजेंट मोमेंट। अब इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें फ्यूचर की प्लानिंग छोड़ देनी है या पास्ट से कुछ नहीं सीखना है। पास्ट तुम्हें लेसन दे सकता है, फ्यूचर तुम्हें डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन तुम्हारा जीवन इन दोनों में नहीं चल रहा। तुम्हारा जीवन अभी चल रहा है जब तुम अपने बच्चे से बात कर रहे हो। वह मोमेंट वापस नहीं आएगा। जब तुम अपने माता पिता के साथ बैठे हो, वह मोमेंट भी परमानेंट नहीं है। जब तुम अपने काम का पहला कदम उठा रहे हो, वही मोमेंट तुम्हारे फ्यूचर की फाउंडेशन बन रहा है। फिर तुम उस मोमेंट को ओवरथिंकिंग में क्यों खो रहे हो? यही रीजन है कि प्रेजेंट मोमेंट कोई छोटी प्रोडक्टिविटी ट्रिक नहीं है। यह तुम्हारी पूरी अटेंशन को वापस जिंदगी में लाने की प्रैक्टिस है। अब एक सिंपल क्वेश्चन खुद से पूछो, अभी इसी सेकंड क्या सच में कुछ गलत हो रहा है? अगर आंसर है नहीं, तो कम से कम इस मोमेंट में तुम सेफ हो। तुम्हारा माइंड शायद 10 प्रॉब्लम्स की लिस्ट बना रहा होगा, लेकिन उनमें से कौन सी प्रॉब्लम अभी तुम्हारे सामने खड़ी है? शायद सिर्फ एक, और उसे भी तुम स्टेप बाय स्टेप हैंडल कर सकते हो। यही अवेयरनेस अननेसेसरी सफरिंग को कम करने में मदद कर सकती है। अब सोचो, जब तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम सच में खाना खा रहे हो या फोन स्क्रॉल करते हुए अगले काम के बारे में सोच रहे हो? जब कोई तुमसे बात कर रहा है, क्या तुम सच में सुन रहे हो या अपने जवाब की प्लानिंग कर रहे हो? जब तुम अकेले हो, क्या तुम अकेलेपन को महसूस कर रहे हो या माइंड से भागने के लिए स्क्रीन खोल रहे हो? प्रेजेंट में जीना इन छोटे मोमेंट से शुरू होता है। कोई मैजिक नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं, बस अवेयरनेस। तुम चल रहे हो तो चलने को नोटिस करो। तुम सांस ले रहे हो तो अपनी ब्रीदिंग महसूस करो। कोई तुमसे बात कर रहा है तो सच में सुनो। माइंड भटकेगा, यह नॉर्मल है, बस उसे वापस नाव में लाओ। यही प्रैक्टिस है, और धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि पीस कोई ऐसी चीज नहीं जिसे फ्यूचर में जाकर हासिल करना है। कई बार पीस तब दिखाई देती है जब माइंड कुछ देर के लिए अपनी एंडलेस स्टोरी रोक देता है। यही तुम्हारा फाइनल आइडेंटिटी शिफ्ट है। तुम अपनी जिंदगी शुरू होने का इंतजार करना बंद कर देते हो। तुम समझते हो कि जिंदगी पहले से शुरू हो चुकी है, अभी, इसी मोमेंट। तुम्हें परफेक्ट लाइफ की जरूरत नहीं है प्रेजेंट में आने के लिए। तुम्हें बस इम्परफेक्ट लाइफ को पूरी तरह देखना सीखना है। प्रॉब्लम्स आएंगी, पेन आएगा, फियर आएगा, थॉट्स आएंगे, लेकिन अब तुम्हारे पास एक नई चॉइस है, उनके साथ बह जाना या उन्हें देखकर वापस नाव में लौट आना।
और शायद यही द पावर ऑफ नाउ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तुम्हारा माइंड तुम्हें हजारों जगह ले जा सकता है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक जगह होती है, यहां, अभी। अगर इस पूरी जर्नी में तुम्हें अपने बारे में कुछ नया समझ आया है तो कमेंट में लिखो, आई चूज नाउ। इस वीडियो को लाइक करो अगर तुम अपने माइंड को समझने की शुरुआत करना चाहते हो, और इसे उस इंसान के साथ शेयर करो जो लगातार ओवरथिंकिंग में जी रहा है। और अगर तुम ऐसी पावरफुल बुक्स से प्रैक्टिकल लाइफ लेसन सीखना चाहते हो तो मनीपीडिया को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि याद रखना, तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी परफेक्ट टुमारो की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास सबसे पावरफुल मोमेंट पहले से मौजूद है। यह मोमेंट, यही तुम्हारा नाव है।